नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, खंबा गणी, राम राम से आप सभी का ऑल्टरनेट वीडियो में फिर से स्वागत है। ये नंबर 0 क्यों दिखा रहा है? नंबर ही नहीं दिखा रहा है। एनीवेज, बट आई गेट स्टार्टेड क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स जुड़ते रहेंगे। हमारे साथ है डॉक्टर आशीष हांडा और आज बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम लेकर आए हैं। सब लोग बात कर रहे हैं ऑपोजिशन यूनिटी की। इसमें कुछ बड़े चेंजेस आए हैं। 15 वर्सेस 24, ये मेजर चीज है। नीतीश कुमार को किस तरीके से चुपचाप बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, ये बहुत बड़ा चेंज है। बट मैं सारे सीक्रेट्स नहीं बताऊंगी। मैं सारे सीक्रेट्स बता दूंगी तो आशीष हांडा जी ने जो होमवर्क किया है वो होमवर्क कैसे पूरा होगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आशीष जी, ओवर टू यू जी। गायत्री जी, आपको ऑल्टरनेट मीडिया के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। गायत्री जी, सीक्रेट आप रिवील करें या मैं रिवील करूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेट एम क्या है? हमारे व्यूअर्स को वैल्यू फॉर मनी मिलनी चाहिए। मनी बोले तो वो टाइम जो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारे वीडियो में, उनको लगना चाहिए ऑल्टरनेट मीडिया पे ये वीडियो देख के हमने अपना टाइम सार्थक किया। तो गायत्री जी, यहाँ पे बहुत लोग बहुत कुछ सार्थक करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट इस समय लोगों के दिमाग में 2024 है। 2024 क्या है सब जानते हैं, लेकिन आज आप एक नया शगुफ्ता लेके आ गई हैं, 1524। तो आपके व्यूअर सोच रहे होंगे 2024 तो पता है भाई, ये 1524 अब नया क्या आ गया? तो गायत्री जी, आज उसका नहीं हम नहीं नहीं, 2024 भी नहीं पता है। जो लोग 2024 सोचे वो 2024 सोचे हैं, बट वो एक्चुअली चीज है ही नहीं। दिस इज समथिंग एल्स, सो स्टे ट्यून्ड जी। ओके, सो आज बहुत कुछ आपके लिए सरप्राइजेस खुलने वाले हैं, बट उन्हीं के लिए खुलेंगे जो लास्ट तक टिकेंगे। वो मदारी डुगडुगी बजाता है ना, जाइएगा मत, जो जाएगा वो पछताएगा, जो अंत तक रुकेगा वही असली फल पाएगा। तो पूरा वीडियो देखना, ध्यान रखिएगा। सभी व्यूअर्स के लिए रिक्वेस्ट है ये। तो अभी हम बात कर रहे हैं, आज का जो टॉपिक है ऑपोजिशन यूनिटी की। मैं हमेशा अपने बहुत सारे वक्तव्यों में कहता हूं, ऑपोजिशन यूनिटी जैसी सच में कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि अगर वो यूनाइटेड होंगे तो वो ऑपोजिशन में नहीं रहेंगे। लेकिन यहां पे उन सबको कुछ ना कुछ इकट्ठा बांधने के लिए एक धागा चाहिए। और अभी लेटेस्ट अपकमिंग इवेंट क्या आ रहा है? लेटेस्ट अपकमिंग इवेंट आ रहा है 17 और 18 जुलाई, बेंगलुरु। अगर आप मोदी से नफरत करते हैं तो आप आमंत्रित हैं। अगर आपके पास कोई पार्टी है, बड़ी हो छोटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी कोई आइडियोलॉजी हो ना हो, कोई लेना देना नहीं है, बशर्ते एक क्वालिटी, एक प्रीरिक्विजिट चाहिए, आप मोदी विरोधी होने चाहिए। अगर आप ऐसा है तो आप आमंत्रित हैं। और ऐसा कर करके धीरे धीरे पार्टीज का नंबर बढ़ाया जा रहा है। जहां पहले 15 पार्टीज मीटिंग नंबर 1 में पटना में जो नीतीश जी की अध्यक्षता में हुई थी, उसमें आमंत्रित थी, उसमें आई थी 22 और 23 जून को। वहीं पे अब अगली बैठक 17 से 18 जुलाई 2023 को बेंगलुरु में रखी गई है। और इस बार कमान किसके हाथ में सौंपी गई है? किसके हाथ में है? हाथ के हाथ में है। जी राजमाता। हाँ, हाथ के हाथ में है। और इस हाथ को जिसने अपने काबू में रखा हुआ है, वो राजमाता अर्थात सोनिया जी इसकी अध्यक्षता करने वाली हैं कांग्रेस की तरफ से। यानी ये राहुल गांधी को पहली बार तो बाहर का रास्ता दिखाए जाने का एक प्रयास है। राहुल गांधी को प्रमोट करने का जो कांग्रेस का लक्ष्य आज तक रहा है, वो बैक सीट पे इस समय आ गया है, क्योंकि उनकी एक्सेप्टेंस, उनकी एज अ लीडर एक्नॉलेजमेंट, खासकर तब जबकि अब वो खुद एमपी नहीं रहे हैं और उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर स्टे लेने में भी कांग्रेस नाकामयाब रही है, जो लेटेस्ट रूलिंग अभी 2 दिन पहले आई है उसके हिसाब से। इसलिए अब सोनिया जी इसकी लीड लेंगी। लेकिन ये राहुल को ही सिर्फ बाहर का रास्ता दिखाने का प्रयास नहीं है। इस मीटिंग से बहुत सारे लोगों को बहुत सारे रास्ते बाहर के दिखाए जा रहे हैं और बहुत सारे लोगों को ठेका दिखाया जा रहा है। अभी आपके व्यूअर्स एनालाइज करेंगे कि ऑपोजिशन यूनिटी हो रही है या यूनिटी की आड़ में एक दूसरे को छुरा भोंका जा रहा है। मैंने कहीं सुना था कि हाथ मिलाना, हाथ जोड़ना सॉरी, क्यों बेहतर है हाथ मिलाने से? इसलिए कि जब आप हाथ जोड़ते हैं तो आपके दोनों हाथ आगे होते हैं, लेकिन जब आप हाथ मिलाते हैं तो आपका एक हाथ आगे होता है और दूसरा हाथ पीछे होता है, और कई बार उसमें खंजर भी होता है। तो यहां पे ऐसा तो नहीं हो रहा कहीं कि ऑपोजिशन यूनिटी के नाम पे एक दूसरे को काटने का प्रयास हो रहा है। आपके व्यूअर्स और आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? गायत्री जी, इसलिए कह रहा हूं कि अब मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूं। फैक्ट नंबर 1, जब पहली मीट हुई थी, उस मीट में
अरविंद केजरीवाल जी एक एजेंडा लेके वहां गए थे। वो एजेंडा क्या था? ऑपोजिशन यूनिटी छोड़ो, सारे इकट्ठे क्या करेंगे छोड़ो, मुझे ये बताओ ऑर्डिनेंस को कौन कौन अपोज कर रहा है। उनका एक ही सिंगल माइंडेड एजेंडा था कि ऑर्डिनेंस पे सपोर्ट करोगे तो हम तुम्हारा सहयोग देंगे। और वो इतनी जल्दी में थे, इतने घोड़े पे सवार थे और गर्दन पे बैठ के छुरी चलाने को तैयार थे कांग्रेस की कि अगर तुम मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं ज्वाइंट पीसी को भी एड्रेस नहीं करूंगा। लेकिन ये उनका दुर्भाग्य है, जो उनको समझ में शायद आ गया है कि उनका सपोर्ट नहीं किया गया कांग्रेस द्वारा, कांग्रेस उनके प्रेशर में नहीं झुकी और इसीलिए वो पहली मीटिंग की भी पीसी से बाहर हो गए थे। इतना तक आपके व्यूअर्स जानते हैं। लेकिन उसके बाद भी वो बहुत बार अटेम्प्ट कर चुके राहुल गांधी से, ये शायद आपके व्यूअर्स को पता नहीं होगा, अरविंद केजरीवाल ने खुद लेटर लिखा राहुल गांधी को कि मुझे आपसे पर्सनल मीटिंग करनी है। एंड टिल डेट he has not been able to get an appointment of Rahul Gandhi for a personal meeting. अब इससे समझिएगा कि उनको कैसा आईना दिखाने का इस समय कांग्रेस प्रयास कर रही है। मुझे तो कभी कभी तरस आता है, बेचारे अरविंद केजरीवाल जी कांग्रेस से लड़े, मोदी से लड़े, ईडी से लड़े, सीबीआई से लड़े, जुडिशरी से लड़े, किस किस से लड़े, लेकिन क्या करें, अब जो बोया है वो काटना तो पड़ेगा। इसलिए इस समय वो ऐसे स्ट्रॉन्ग फुट पे आ गए हैं, ऐसी जिद में आ गए हैं कि उन्होंने एक क्लियर डिक्लेरेशन आपने कर दी है कि पहले ऑर्डिनेंस का साथ, उसके बाद करेंगे विपक्ष की बात। ये आज की डेट में उनका स्लोगन है और उनकी तरफ से क्लियर कह दिया गया है कि अगर आप मुझे पहले ये क्लियर नहीं करते कि आपका स्टैंड क्या है, दैट मीन्स आप ऑर्डिनेंस को अपोज कर रहे हो, ऐसा आप हमें नहीं बताते। किससे पहले? क्योंकि मॉनसून सत्र 20 जुलाई को स्टार्ट होने वाला है और मॉनसून सत्र स्टार्ट होते ही ऑर्डिनेंस वुड बी द फर्स्ट थिंग टू बी ब्रॉट बाय द सेंटर, क्योंकि ऑलरेडी उसके स्टे के ऊपर बहुत सारी ये कोशिशें कर रहे हैं। दूसरी बात, कांग्रेस को ये अल्टीमेटम देते हुए उन्होंने ये भी कह दिया है कि हम किसी तरह की आपसे बातचीत नहीं करेंगे जब तक आप अपना स्टैंड क्लियर नहीं करते। और तीसरी तरफ अब क्या हो रहा है, 17 और 18 की जो डेट रखी गई है, यहां पे अरविंद केजरीवाल को ठेंगा तो कांग्रेस दिखा रही है, हमने अभी प्रूव किया। अब नीतीश को ठेंगा या नीतीश को हल्का दिखाने का प्रयास कैसे हो रहा है वो देखना होगा। पहली मीटिंग किसने कॉल की थी, किसकी अध्यक्षता में हुई थी? नीतीश जी की अध्यक्षता में। उस मीटिंग में 4 घंटे की मीटिंग में जो कि 15 पॉलिटिकल पार्टीज ने अटेंड की थी और टोटल 15 पॉलिटिकल पार्टीज के 32 लीडर्स ने अटेंड की थी। निष्कर्ष क्या था उस मीटिंग का? 0/0। क्या आउटकम था? कुछ नहीं, क्योंकि ये कहा गया कि भाई वो मीटिंग बड़ी सक्सेसफुल रही, लेकिन सोच के देखिएगा वो मीटिंग की सक्सेस क्या थी? सिर्फ ये कि अगली मीटिंग कब करनी है, या सिर्फ ये कि हम सब मिलके मोदी से लड़ेंगे? अरे ये तो मीटिंग होने से पहले भी पता था कि हम सब मोदी से लड़ेंगे, इसीलिए तो मीटिंग की थी। तो अल्टीमेटली वो 32 लीडर्स और 15 पॉलिटिकल पार्टीज ने 4 घंटे के अंदर क्या किया? कुछ नहीं। ऑन द अदर हैंड वो मीटिंग पूरी की पूरी व्हाइट वॉश हो गई जब टुवर्ड्स द मिडल एंड एंड आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की आपस में टसल होते होते बची। जिसको रोका किसने? रेफरी बन के कौन आया? ममता दीदी। ममता दीदी ने दोनों के बीच का रेफरी का काम किया। लेकिन अब क्या होने जा रहा है गायत्री जी? अब उनको नीचा दिखाते हुए कि जो नीतीश जी की अध्यक्षता में बैठक हुई, विस कंपेयर कर लीजिएगा अब जो सोनिया गांधी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है वो कैसे बेटर है, ये प्रूव करने का प्रयास अभी से शुरू हो गया है। मैं अभी आपको प्रूव कर देता हूं कैसे। पहली बात, वो बैठक मात्र 1 दिन की या कुछ घंटे की थी, जबकि अब जो बैठक होने जा रही है वो होने जा रही है 2 दिन की। 2 दिन की बैठक 17 और 18 जुलाई। अगली खास बात, बैठक से पहले 17 तारीख से पहले 16 की रात को एक डिनर होस्ट किया जाएगा जिसमें सभी पार्टीज इनवाइटेड हैं। और जब मैं सभी पार्टीज कहता हूं तो पहली वाली मीटिंग में कितनी पार्टीज आई थी? 15। अब इन्होंने, कांग्रेस ने अपने एफर्ट से केरला की कई छोटी 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 पार्टीज को भी साथ में जोड़ लिया है। इसके 2 फायदे हैं। पहला फायदा कि अब वो नंबर स्वेल करके 24 तक चला गया है, तो जो 15 था वो अब 24 हो चुका है। फायदा नंबर 1, कांग्रेस की अध्यक्षता में 24 दल शामिल हुए, नीतीश की अध्यक्षता में 15 ही हुए थे मात्र। दूसरा, अगर कहीं कंफ्यूजन होती है
वोटिंग होती है तो वोटिंग वुड बी एज पर टू द पॉलिटिकल पार्टीज, नॉट द मेंबर। जैसे पिछली बार भी आपके 3 लोग 4 लोग चले गए, उससे नहीं काउंट होगा, क्योंकि मैंने कहा 15 पार्टीज में 32 लीडर गए थे। तो वोटिंग जो होगी वो कैसे होगी? पॉलिटिकल पार्टीज के अनुसार, कि कितनी पार्टीज हाँ कह रही हैं, कितनी ना कह रही हैं। तो जब कांग्रेस ने केरला की छोटी छोटी पार्टीज को इंक्लूड कर लिया, तो आपको क्या लगता है, जिनको कांग्रेस ने इंक्लूड किया, अगर वोटिंग होगी तो वो किसके साथ खड़े होंगे? कितनी दूर की सोच लेके आई है कांग्रेस। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो इन पे भारी पड़ने वाली है। और तीसरा, जहां नीतीश जी के टाइम पे 15 ही पार्टीज थी, अब वह 24 हो चुकी, ये मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका। और बारीकी में जाइए, पहली में कांग्रेस को किसने हेड किया था? राहुल गांधी ने। अब कौन हेड कर रहा है? सोनिया गांधी। यानी वो अपना तिरुप का इक्का अब निकाल के लेके आए हैं। पहली बैठक कहां हुई थी? पटना में। अब जानबूझ के कहां रखी गई है? बेंगलुरु यानी कर्नाटका में, जहां पे जीत का बिगुल अभी अभी कांग्रेस बजा चुकी है। और विपक्ष को यह समझाने का प्रयास है कि अगर कोई मोदी के रथ को रोक सकता है, अगर बीजेपी के पांव में कोई बेड़ियां पहना सकता है, तो वो कांग्रेस के अलावा और कोई नेतृत्व हो ही नहीं सकता। ये दूसरा मैसेज देने का प्रयास है। तीसरा, उस डिनर को जो 17 से पहले किया जाएगा, यानी 16 की रात को, होस्ट कौन करेगा? खुद सोनिया गांधी उसको होस्ट कर रही हैं। उसके बाद 17 को जो रखा गया है, वो रखा गया है इनफॉर्मल मीटिंग, सिर्फ शाम को 6 से 8, ताकि जो डिनर पे डिस्कशन होगी, उस डिस्कशन के ऊपर मंथन करने का लोगों को टाइम मिल जाए, ताकि वो मीटिंग खराब ना हो। जो 6 से 8 की मीटिंग 17 को होने वाली है, वो फ्रूटफुल मीटिंग रहे। इतना ही नहीं, इतना वेल एग्जीक्यूटेड नीतीश को नीचा दिखाने के लिए करने का प्रयास कर रहे हैं कि 17 को फिर से एक डिनर होस्ट किया जाएगा। अब डिनर होस्ट कौन करेगा? सीएम सिद्धारमैया, कर्नाटका के सीएम। उसके बाद 18 को 11 बजे से 4 बजे तक फिर से पूरी मीटिंग होगी। और इसके इनवाइट किसने भेजे हैं? कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने 24 के 24 पार्टीज को इसके इनवाइट भेजे हैं। यानी पूरी मशीन कांग्रेस ने अपनी वहां लगा दी है, ये प्रूव करने में ऑपोजिशन फ्रंट को कि अगर तुम्हें कोई लीड कर सकता है, इफ देयर इज समवन हु हैज द पोटेंशियल, द एबिलिटी, द कैलिबर, द लीडरशिप, द मीन्स, द एक्सपीरियंस, इट्स ओनली एंड ओनली द कांग्रेस। और साथ में आपको ठेंगा दिखाया जा रहा है। अच्छा, दूसरी बात यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग एक समझ में आई गायत्री जी। पिछली बार ममता बनर्जी ने आप और कांग्रेस के टसल को रोक दिया था, रेफरी मैंने कहा वो बनी थी। अभी जो रिसेंट एक्टिविटीज हुई हैं तमिलनाडु कह रहा हूं, सॉरी, वेस्ट बंगाल में, अभी पंचायत इलेक्शन के दौरान, जिसमें कांग्रेस वर्कर्स भी मारे गए हैं, अधीर रंजन चौधरी बाज नहीं आ रहे हैं टीएमसी के ऊपर बयान पे बयान देने में। और बहुत रिसेंटली अभी बीजेपी तो प्रोटेस्ट कर ही रही है, लेकिन अब कांग्रेस ने भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। ऐसे में कांग्रेस, जिसके अपने वर्कर इस वायलेंस में टीएमसी द्वारा मारे गए हैं, जब वो ममता बनर्जी के साथ इसमें एक एकता करते हुए दिखाई देंगे, तो नैतिक रूप से उनके ऊपर सवाल खड़े होने अभी से शुरू हो चुके हैं। प्लस सामने से जब ममता के ऊपर इतनी एलिगेशन अधीर रंजन जी लगाते हैं कि भैया आपने राहुल गांधी की डिस्क्वालिफिकेशन पे तो कुछ बोला नहीं, आप यूपी में मदद करने तो गई थी मोदी के अगेंस्ट, लेकिन आप कर्नाटका में तो आई नहीं। ऐसी बहुत सारी एलिगेशंस उनके ऊपर लगानी इस समय चालू की हुई हैं। ऐसे में क्या लगता है, ममता इस बार रेफरी का काम करने वाली हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। तीसरी तरफ यहां पे ऑलरेडी जब जम्मू कश्मीर की पार्टीज जैसे कि अमर अब्दुल्ला और ये अपना फारूक अब्दुल्ला ये कह चुके हैं, जब हमारे यहां 370 हटा, कौन हमारी मदद करने आया था? कोई नहीं। आज तुम अपने अध्यादेश के टाइम पे सबकी मदद मांग रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं आपको बैकफुट में जाने के रीजंस मिल रहे हैं। गायत्री जी, ये सारी चीजें जो मुझे समझ में आ रही हैं, इनका प्रयास डेफिनेटली ये हो सकता है कि हम मोदी के अगेंस्ट लड़े, लेकिन उस बस में जहां मोदी के ओपोनेंट्स बैठ के जाएंगे, उसका ड्राइवर कौन होगा? इस चीज के लिए इनके बीच में लगातार आपस में लड़ाई जो है वो चालू है, नंबर एक। नंबर दो, इनको आपस में एक दूसरे पे विश्वास तो है ही नहीं, क्योंकि कभी ममता कहती है कि बीजेपी और कांग्रेस और लेफ्ट तीनों ने मिलके हमें हराने का
बायपोल्स में कोशिश किया। कभी कांग्रेस कहती है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। अभी बहुत रिसेंटली जब आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के नेताओं को धर पकोचना शुरू किया पंजाब में, अपना विजिलेंस डिपार्टमेंट उनके पीछे डाल दिया, उनके डिप्टी सीएम सोनी तक को नोटिस दे दिए और यहां तक कि चन्नी तक के पास नोटिस आ गए, तो ऐसे में कांग्रेस ने कहना शुरू कर दिया कि आप जो है वो ही कर रही है पंजाब में जो बीजेपी सेंटर में करती है, यानी अपनी एजेंसीज को मिसयूज करके ओपोनेंट का गला घोटने का प्रयास। ऐसे में जब एक दूसरे पे एक धेले का विश्वास इनमें से किसी को नहीं है, ये कौन सी एकता की बात कर रहे हैं, ये कौन सी विपक्षी स्ट्रेंथनिंग की बात कर रहे हैं, इट इज येट टू बी सीन। बट मुझे लगता है जी कि ये जी। डेफिनेटली हमारे वोटर समझ रहे हैं ये तभी क्या ओपी करने का। सोनी पे तभी ओपी सोनी पे इतना फटाफट एक्शन ले लिया भगवंत सिंह मान ने। पर उसके अलावा आज हाँ कुछ और भी हुआ है। सौरभ भारद्वाज, जी। सौरभ भारद्वाज आज बड़े गुस्से में थे, मेरे ऊपर जासूसी हो रही है, किस किस के ऊपर जासूसी हो रही है। थोड़ा मैं क्या करती देखो, हूँ आशीष जी, में थोड़ा ह्यूमरस सार्काज्म ह्यूमर होता है मेरा, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स, व्हाट टू डू। मतलब इतनी इंटेंसिटी के साथ चीजें चल रही हैं तो ऑब्वियसली वो हो जाता है जी। अरे ये तो इनका क्या है ना, ये कभी कभी आप जो है ना ये पॉलिटिकल स्ट्रेस बस्टर्स का काम करते हैं। ये कुछ ना कुछ बीच में ऐसा हंसने का मसाला छोड़ देते हैं, कुछ ना कुछ समथिंग टू लाफ एट। समझ नहीं आता कि ये चालाक ज्यादा है या ये मूर्ख ज्यादा है, क्योंकि कभी कभी ऐसी हरकतें कर डालते हैं। थोड़े दिन पहले आपको याद होगा इनका कहना था कि अरविंद केजरीवाल के ऑफिस के ऊपर ड्रोन्स घूमते हुए पाए गए हैं। किसने भेजे ड्रोन्स? सेंट्रल मतलब गवर्नमेंट की साजिश सीरियसली, लगती है। सीरियसली अरविंद केजरीवाल को कौन, वो बंदा अपने आप में वो भस्मस हो रही है, वो जिस तरह चल रहे हैं वो खुद अपने आप को बर्बाद कर लेंगे। ये अच्छा, जनता है, इसके बाद ये सब कहते हैं कि हमारे शीश महल के बाहर कुछ अनआइडेंटिफाइड लोग देखे गए हैं जो फोटोज क्लिक कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं से कुछ जानने का प्रयास कर रहे हैं। अरे यार, आज गूगल पे आप बैठो, एक सेकंड में आप एक सब तरफ का एरियल व्यू ले सकते हो कि कहां पेड़ हैं, कहां घर है, क्या नहीं है, अपना घर, अपनी पार्किंग, अपना पार्क, सब देख सकते हो। उसके लिए मोदी को ड्रोन लगाने की जरूरत है तुम्हारे शीश महल के ऊपर? लेकिन अटेंशन सीकिंग जो उनकी फिलॉसफी है वो बंद नहीं होती। अब आज का इनका क्या था, बोले हमारा जो नेशनल ऑफिस है आम आदमी पार्टी का, वहां पे स्पाइंग हो रही है। पता है कैसे? हमने अपने कैमरास में देखा है, हमने 3 वीडियो रिलीज किए हैं। उसमें ऐसा लग रहा है कि कुछ गवर्नमेंट एजेंसी के लोग हैं जो हमारे ऊपर बड़ी पैनी नजर रखे हुए हैं। ज्यादा ज्यादा जोर से नहीं बोलिएगा, आम आदमी पार्टी वाले सुन लेंगे। जी जी, उसमें पता है क्या है? उसमें ऐसे 7 लोग हमने आइडेंटिफाई किए हैं। वो ना पहले तो हमारे आसपास पार्टी ऑफिस के बाहर घूम रहे हैं, और पता है उन्होंने ना फॉर्मल पैंट और सफारी सूट जैसे कपड़े पहने हैं, और उनके बाल भी छोटे-छोटे हैं। डेफिनेटली वो या तो किसी हाई लेवल जासूसी की एजेंसी को हायर किया गया है, या फिर वो किसी बड़ी एजेंसी, सीबीआई, ईडी, इस तरह की किसी इन्फोर्समेंट कैसी किसी एजेंसी को बिलोंग करते हैं। और पता है वो पहले अपनी पैनी नजरों से हमारे आसपास देख रहे हैं, उसके बाद उनमें से ना वो 2 टीम में स्प्लिट कर जाते हैं। उसका हमने कैमरे में देखा है, वीडियो रिकॉर्डिंग रिलीज कर रहे हैं हम आपके लिए। और पता है क्या है, उसके बाद वो 3-4 लोग अंदर आते हैं, फिर हमारे गार्ड उनको कहते हैं देखिएगा आपको अंदर जाना है तो यहाँ पे आपको एंट्री करनी पड़ेगी। अरे हर पार्टी ऑफिस में जाने से पहले भाई एंट्री करनी पड़ती है, इसमें नया क्या बता रहे हो? लेकिन जब हम उन्हें कहते हैं तुम्हें यहाँ एंट्री करनी पड़ेगी, एंट्री किए बिना अंदर नहीं जाने देंगे, तो एंट्री करने से मना कर देते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। कितना मिस्टीरियस है, और ऐसा कई दिन से हम देख रहे हैं। जब रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा क्या किसी तरीके का कोई नुकसान हुआ, बोले नहीं। बोले क्या वो लोगों ने एंट्री किया, बोले नहीं, क्योंकि जब हमने उनको एंट्री करने को कहा वो वहां से चले गए। दाल में काला है जी, हम बता रहे हैं आपको, ये भेजे हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। बोला जी आपको लग रहा है दाल में काला है, तो क्या आपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में इसकी रिपोर्ट कराई? नहीं जी नहीं, हम नहीं रिपोर्ट कराते। रिपोर्ट कराने से क्या फायदा? क्यों? रिपोर्ट तो जाएगी उसी पुलिस के पास, रिपोर्ट तो जाएगी उसी एजेंसीज के पास, सारी एजेंसीज तो उनके हाथ की कठपुतली हैं, फिर हम रिपोर्ट करा के क्या फायदा होगा?
तो बोले आप क्या करना चाहते हैं? बोले हम न्यूज चैनल पे आएंगे, हम जनता को अपने साथ जोड़ेंगे। अल्टीमेटली उनको करना कराना कुछ नहीं, कोई रिपोर्ट करानी नहीं, किसी तरह का लीगल एक्शन लेना नहीं। मैंने अपने पिछले शो में भी आपको कहा था कि जिनकी असल में रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, ऐसे 400 लोगों को जब एलजी नौकरी से निकाल दे, उनमें से कोई भी उसके अगेंस्ट केस ना करे, पिटीशन ना डाले, हाई कोर्ट में पीआईएल ना लगाए। ऐसा नहीं होता। ऐसा सिर्फ तभी होता है जब उनको पता हो कि वो गलत है। और इस समय आम आदमी पार्टी को भी ये समझ में आ गया रिपोर्टर के कहने से कि अगर हम केस लॉन्च करेंगे, पुलिस इंटरवेंशन हुई, हमारे कॉल रिकॉर्ड से लेके, कैमरा रिकॉर्डिंग से लेके, हमारे रजिस्टर रिकॉर्ड से लेके सब खंगाला गया, तो पता नहीं कितने राज बाहर आ जाएंगे, वो क्या बाल की खाल निकाल देंगे। तो वो खुद बैकफुट पे चले गए। लेकिन सिर्फ टीवी पे आके सनसनी पैदा करना, एक लोगों के मन में कुछ सोचने का नया अवसर देना, बाढ़ की तरफ तैयारी ना करते हुए, असलियत को छुपाते हुए इस समय लोगों का ध्यान कहीं और भटकाना, जिसको डिफ्लेक्टिव पॉलिटिक्स कहा जाता है, उसमें ये माहिर हैं। और जब पकड़े जाएंगे तो उस टाइम पे ये दूसरी लेवल ऑफ पॉलिटिक्स कहेंगे, जिसको कहते हैं वेंडेटा पॉलिटिक्स। जी हमारे ऊपर ये किया जा रहा है। और जब कुछ नहीं होगा तो आखिर में आके ये कहेंगे जी हमको फंसाया गया है जी। फिर वो विक्टिमाइजेशन की पॉलिटिक्स खेलेंगे। ये सब इनके जो तिरुप के एक दो तीन करके थे, ये अब जनता देख चुकी है। कहते हैं ना, यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। तो इस समय बहुत बार दिल्ली की जनता उनसे ठगी हुई जा चुकी है। इसलिए अब उनके अंतकड्डों में गायत्री जी मुझे लगता नहीं कोई आने वाला है, क्योंकि अगर जी उनमें दम होता, बात सही होती, तो वो इमीडिएटली जाके पुलिस कंप्लेंट कराते और थोड़ा इन्वेस्टिगेशन इसकी होने देते। जी जी गायत्री। आशीष जी, अगर आप कहें तो हम एक मुद्दे पे और टच बेस करेंगे, क्योंकि इस वक्त पूरी दिल्ली में एक खतरा मंडरा रहा है, वो है बाढ़ का खतरा। आप जी क्या उसको टच बेस करना चाहेंगे, या हम जैसा आप कहें? जी गायत्री जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है टच बेस करने में। कहानी सिर्फ ये है कि बाढ़ का जो सिचुएशन है ना, अगेन वहां पे बाढ़ का सिचुएशन मैंने एक और भी शो में कहा था कि हम लोग जो है बीइंग न्यूट्रल पर्संस, बीइंग दिल्लीटीज, हम आपका कंसर्न जरूर इसके ऊपर जगाना चाहते हैं, लेकिन हम कहीं भी आपको डराना या कहीं भी आपको कोई रूमर्स फैलाना नहीं चाहते। द फैक्चुअल सिचुएशन इज रियली ग्रिम, सिचुएशन इज रियली टेंस। आई टेल यू व्हाई। बिकॉज यमुना का जो खतरे का लेवल है गायत्री जी, वो 205.53 स्क्वायर मीटर है। देखा, इसीलिए डॉक्टर हांडा को तैयार होकर आना पड़ता है, क्योंकि गायत्री जी कब क्या पूछ लें पता नहीं, टॉपिक ही नहीं था। लेकिन अभी मैं तैयार नहीं होता तो मैं बोल्ड हो जाता। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आपके साथ रह रहे कि हम सीखते जा रहे हैं। तो 205.53 खतरे का लेवल है, और 206 पे आते ही 206 मीटर अबव सी लेवल इवैक्यूएशन शुरू हो जानी चाहिए। आज सुबह तक जो लेवल था यमुना का, वो 207.37 था। दैट मींस ऑलरेडी खतरे के लेवल से 1 मीटर 1.5 मीटर ऊपर थी यमुना। जब मैं 1-1.5 मीटर कहता हूं तो आपके ऑडियंस को समझना पड़ेगा, 1 मीटर मतलब 3 फुट, और जब 1.5 मीटर कहता हूं तो दैट मींस ऑलरेडी 4-5 फुट ऊपर, यानी 5 फुट लेवल यमुना का ऊपर था। 5 फुट लेवल यमुना का ऊपर होना, बाल्टी का लेवल 5 फुट नहीं, यमुना जैसी नदी का जो दिल्ली में 22 किलोमीटर के स्ट्रेच पे चलती है, बहुत बड़ा लेवल है। और गायत्री जी, ये पिछले 10 साल का सबसे हाईएस्ट लेवल था। लेकिन दोपहर 1 बजे तक आते आते ये लेवल, जो आज तक का सबसे ऊंचा लेवल था, पिछले 45 साल का रिकॉर्ड था, और वो था 207.49। ये हुआ था 1978 में, जब फ्लड्स आ गई थी पूरे मॉडल टाउन तिमारपुर एंड पूरे नॉर्थ सेक्टर में, दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली में। इस लेवल को भी क्रॉस करके, 207.49 को क्रॉस करके 207.55 पे ऑलरेडी टच दोपहर को 1 बजे कर चुका था। और नॉर्मली क्या होता है, पीछे से जब यमुना के अंदर पानी छोड़ा जाता है हरियाणा से, तो नॉर्मली छोड़ा जाता है 352 क्यूसेक पर आवर के रेट से। लेकिन इस बार जो पानी छोड़ा जा रहा है, क्योंकि जैसे पीछे पीछे रिसीड कर रहा है बाढ़ का लेवल, वैसे वैसे वो पानी छोड़ा जा रहा है। तो वो पानी इस समय काफी ज्यादा क्वांटिटी में छोड़ा जा रहा है, क्योंकि संडे को 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था हथिनापुर बैराज से, हरियाणा से, दिल्ली की यमुना के अंदर। और मंडे को 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था।
ये अपने आप में एक चिंता का विषय तो है, लेकिन इस चिंता के विषय के साथ ही सबसे पहले ब्लेम पॉलिटिक्स शुरू कर दिया अरविंद केजरीवाल ने, और ऑलरेडी ये सेंटर को लिख दिया कि आप हरियाणा को कहिए पानी छोड़ना रोके। मतलब ये नहीं कहेंगे कि हम इंतजाम करें, जैसे कोरोना में मोदी जिम्मेदार है, ठीक है, हर बार उनको मोदी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई ना कोई दूसरी एजेंसी मिल जाती है खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, इस बार जी, भी तैयारी और उन्होंने ऑलरेडी ब्लेम गेम शुरू कर दिया। मोदी को भी लेटर लिख दिया, होम मिनिस्टर को भी लिख दिया कि भैया इनको बोलिए पानी छोड़ना रोके। भाई उनको भी अपना स्टेट जो है पानी में डूब रहा है, अगर है, आपको सबको पता है हरियाणा में, पंजाब में, और जो ऊपर से हिमाचल से पानी आ रहा है वो इसी तरह से आएगा ना, ऊपर से नीचे ही जाएगा, तो उसका कोई रास्ता नहीं है उनके पास। लेकिन इन्होंने ब्लेम गेम ऑलरेडी शुरू कर दिया, और जब ब्लेम गेम शुरू कर दिया तो हमारे ऑडियंस को कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। वो ये कि CWC, सेंट्रल वाटर कमीशन जो है, वो ऑलरेडी अलर्ट इशू कर चुकी है, क्योंकि दिल्ली में इस समय यमुना के आसपास के एरियाज में गर्दन तक पानी आ चुका है। जो अपना ये क्या बोलते हैं इसको, निगमबोध घाट, उसमें पानी घुस चुका है। आसपास की जो एरियाज हैं उनमें पानी घुस चुका है, और आज रात को ये पानी का लेवल और बढ़ने की आशंका है। और फिलहाल यमुना का लेवल इतना है, अगर मैं मीटर को फुट में कन्वर्ट करके आपके ऑडियंस को बताऊं, तो वो ऑलरेडी लेवल इतना है इस समय यमुना का, 2 मंजिल इमारत जितना पानी यमुना का ज्यादा ऊंचा हो चुका है। 2 मंजिल इमारत की बात कर रहा हूं मैं। सो दैट इज रियली अ ग्रेव सिचुएशन, और इसके लिए जितनी बोट्स लगनी चाहिए उतनी अभी नहीं लगी हैं, और सिर्फ अब तक 8,000 लोगों को शिफ्ट किया गया है, जबकि टोटल जितने लोगों को वहां से इवैक्यूएट करना है वो है 40,000। बाकी 32,000 को कितनी जल्दी शिफ्ट किया जा सकता है, कितनी इफेक्टिवली किया जा सकता है, जितना टाइमली उनको वार्निंग देके किया जाए उतना वो लोग अपना सामान ले पाएंगे, वरना तो सिर्फ वो अपनी जान बचा पाएंगे, अपने वैल्यूएबल्स को बचाना उनके बस से बाहर की बात हो जाएगी गायत्री जी। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब पानी आ जाएगा तो वो पानी निकलेगा कैसे? क्या हम पानी निकासी के लिए तैयार हैं? क्या हमारा ड्रेनेज सिस्टम इफेक्टिव है? क्या हमारे नदी नाले, हमारी जो छोटी छोटी नालियां हैं जो एमसीडी मेंटेन करती है, पीडब्ल्यूडी मेंटेन करता है, क्या वो तैयार हैं? तो मैं आपके ऑडियंस को बता दूं, ये वही केजरीवाल हैं जो केजरीवाल कहते थे, जिन्होंने 2019 के अपने एफिडेविट में कहा था कि अगर हमें सिर्फ 7 दिन के लिए एमसीडी दे दी जाए तो हम पूरे दिल्ली की ड्रेन्स की डिसिल्टिंग कर देंगे। और ये जो मैं वर्ड्स कह रहा हूं ये 2019 के मैनिफेस्टो में है उनके, आपके ऑडियंस चेक कर सकते हैं। लेकिन आज पिछले 7 महीने से जब एमसीडी उनके पास है, पीडब्ल्यूडी उनके पास है, जल बोर्ड उनके पास है, दिल्ली सरकार उनके पास है, यानी सारे साधन उन्हीं के पास है, देयर इज नो स्टॉपिंग। इसके बावजूद भी 28 जून तक 68% गटर्स और नालियों की सफाई हुई है, जबकि बीजेपी के रूल में, एज क्लेम्ड बाय बीजेपी, 20 जून तक 100% ये काम हो जाता था। 20 जून तक, 28 जून तक 68% हुआ है। और गायत्री जी एक और हैरान की बात पता है क्या? आज भी जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है ना, वो चल रहा है 1976 का। 1976 में जो ड्रेनेज सिस्टम था दिल्ली में आज भी वही है। 1976 में दिल्ली की आबादी थी मात्र 50 से 60 लाख, आज दिल्ली की आबादी है 2.5 करोड़। हाउ डू यू एक्सपेक्ट द सेम टू टेक केयर ऑफ 4 टाइम्स ऑफ पॉपुलेशन? क्योंकि इस समय हमारे पास जो मेन जो ड्रेनेज प्लांट्स है ना दिल्ली में, 3 है गायत्री जी। एक है नजफगढ़, एक है ट्रांस यमुना, और तीसरा है बारामूला। नजफगढ़ के अंदर 123 ड्रेन उस नदी नाले जो है उसके अंदर जाते हैं, कवरिंग 977 स्क्वायर किलोमीटर। वही ट्रांस यमुना में 34 ड्रेन्स जाते हैं, कवरिंग 196 स्क्वायर किलोमीटर, और बारामूला में 44 ड्रेन्स जाते हैं, कवरिंग 376 स्क्वायर किलोमीटर। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैं अगले जिस टॉपिक पे आने वाला हूं कि अब अगली लड़ाई शुरू हो गई एनडीएमसी वर्सेस एमसीडी में, क्योंकि एमसीडी इस समय आपके पास है, मेजॉरिटी में वो है, मेयर उनका है, वेयर एज एनडीएमसी इस समय बीजेपी के हाथ में। तो जब ये लड़ाई शुरू हुई तो इसके भी क्लैरिफिकेशन देना जरूरी हो गया कि दोनों में फर्क क्या है। तो दिल्ली का जो टोटल एरिया है वो 1480 स्क्वायर किलोमीटर है, 1480 स्क्वायर किलोमीटर। उसमें से एमसीडी जो टेक केयर करती है वो है 1380 स्क्वायर किलोमीटर, एंड ओनली 100 स्क्वायर किलोमीटर
is taken care of by NDMC. तो इस समय आम आदमी पार्टी, जो कि दिल्ली सरकार में भी है, एमसीडी में भी है, पीडब्ल्यूडी में भी है, जल बोर्ड में भी है, वो अपना पल्ला झाड़ नहीं सकती, लेकिन अपनी तैयारियां पूरी ना होने की वजह से ऑलरेडी वो बैकफुट पे आके ब्लेम गेम खेलने की तरफ आ चुके हैं। जैसे कोरोना के टाइम पे अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था हमें लॉकडाउन नहीं लगाना पड़ेगा, और 2 दिन बाद आके अनाउंस कर रहे थे हमें लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। ऐसे ही 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे दिल्ली को बाढ़ से कोई खतरा नहीं है, बाढ़ जैसे कोई हालात नहीं है। और आज वही अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मोदी जी हमें आपकी मदद चाहिए, आप हरियाणा को समझाइए, हरियाणा को रोकिए, हमारे पास उतने उपयुक्त साधन नहीं है। और पता है लास्ट में आखिरी बात क्या कहूंगा, हमेशा की तरह ब्लेम गेम और विक्टिम कार्ड खेलते हुए क्या तिरुप का इक्का लेके आए हैं। मोदी जी आपको पता है ना कि G20 समिट 2 महीने बाद दिल्ली में होना शेड्यूल्ड है। ऐसे में अगर कहीं भगवान ना करे दिल्ली में बाढ़ आ गई तो इंटरनेशनल वर्ल्ड और इंटरनेशनल कम्युनिटी को कितना गलत मैसेज जाएगा मोदी जी। अब दिल्ली की इज्जत, भारत की इज्जत आपके हाथ में है, आप कुछ कीजिए। आप समझ रहे हो उस बंदे का माइंडसेट, मतलब जब क्रेडिट लेना हो तो सारा मेरे को मिल जाए, जब एमिनिटीज फैसिलिटीज लेनी हो सारा मुझे मिल जाए, जब टैक्स लेना हो सारा मुझे मिल जाए। अब जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात आई, मोदी जी ये आपकी जिम्मेवारी है, आखिर आप हमारे भी तो प्रधानमंत्री हैं। गजब नौटंकीबाज पार्टी है गायत्री जी, लेकिन भगवान करे दिल्ली में बाढ़ का संकट ना आए और दिल्ली वाले किसी तरह से सुरक्षित बच जाएं और इसका इंतजाम पूरा हो, क्योंकि अगर बाढ़ आती है तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स, मेडिकल इफेक्ट्स और बहुत सारी चीजें इसके साथ इन्वॉल्व हैं। सो लेट अस ऑल प्रे दैट एवरीबॉडी इज सेफ एंड एवरीबॉडी इज प्रोटेक्टेड, और भगवान ये आप वालों को सद्बुद्धि दे और ये टाइम रहते अपने सारे मेजर्स पूरे करें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 206 मीटर पे इवैक्यूएशन शुरू हो जाना चाहिए, और इन्होंने इवैक्यूएशन अभी कल से शुरू किया है, और अभी 40,000 एक्सपेक्टेड इवैक्यूएशन टू बी डन में से मात्र 8,000 इवैक्यूएशन हुई है। सो अ लॉट हैज टू बी डन। तो भगवान इनको सद्बुद्धि दे गायत्री जी, यही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ जी, थैंक यू सो मच आशीष जी इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देने के लिए। देखने वाली बात है कि जो व्हाट यू से द वाटर सीवरेज सिस्टम है जो दिल्ली का, आई थिंक दैट्स नीड्स अ चेंज, क्योंकि 40-50 लाख लोग कहाँ और कहाँ 2.5 करोड़, और ये पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और कम नहीं है। और डिस्पाइट द फैक्ट कि मना किया जाता है, पर यमुना के किनारे जिस तरीके से झुग्गियाँ डाली जाती हैं, जिस तरीके से जो भी बोलिए जो लोग भी आकर रहते हैं उन्हीं की जान को खतरा रहता है। बट थैंक यू सो मच। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप जुड़ना चाहते हैं, आप गेस्ट बनना चाहते हैं, इफ यू फील यू आर एन एक्सपर्ट इन सम सब्जेक्ट और सम टॉपिक, प्लीज राइट टू मी एंड गेट इन टच। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच।